कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज 28 नवंबर 2025 है और हम पिछले 2 दिनों की सबसे बड़ी और सबसे अहम कानूनी खबरों की सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि उनकी गहराई में उतरेंगे। नमस्कार। हम समझेंगे कि इन फैसलों और टिप्पणियों का हमारे लिए असल में मतलब क्या है। और मतलब समझने के लिए बहुत कुछ है। इस बार अदालतों में एक दिलचस्प पैटर्न दिखा है। कैसा पैटर्न? देखिए, एक तरफ अदालतें कह रही हैं कि कुछ समस्याओं का हल उनके पास नहीं है, तो दूसरी तरफ वो टेक्नोलॉजी, चुनावी प्रक्रिया और यहाँ तक कि खुद अपनी कार्य प्रणाली जैसे मुद्दों पर बहुत सख्ती से दखल दे रही हैं। अच्छा, तो आज की बातचीत इसी विरोधाभास और संतुलन के इर्द गिर्द घूमेगी। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले वो मुद्दा जो हर साल सर्दियों में दिल्ली की हवा में जहर घोल देता है, प्रदूषण। सुप्रीम कोर्ट में फिर से ये मामला उठा और इस बार सीजेआई सूर्यकांत का लहजा कुछ अलग था। उन्होंने साफ कहा, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, ये एक तरह से न्यायपालिका की हताशा को दिखाता है। हताशा? हाँ। सीजेआई ने कहा कि ये एक सालाना रस्म बन गई है और इसका हल वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को ही खोजना होगा। उन्होंने इसे और प्रभावी बनाने के लिए अपना निजी अनुभव भी साझा किया कि कैसे दिल्ली के प्रदूषण की वजह से उन्हें खुद सुबह टहलने के बाद सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, मतलब ये दिखाता है कि समस्या कितनी गंभीर और व्यक्तिगत स्तर पर महसूस की जा रही है। सही। तो मतलब अदालत एक तरह से कह रही है कि ये काम कार्यपालिका का है, आप लोग कीजिए, हर चीज के लिए हमारे पास मत आइए। बिल्कुल। लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक व्यवहारिक सुझाव भी दिया। हाँ, वर्चुअल सुनवाई को लेकर। और ये दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि अगर बार एसोसिएशन तैयार हो तो प्रदूषण के इन हालात में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को पूरी तरह से वर्चुअल करने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि प्रदूषण का हल हमारे पास नहीं, लेकिन उसके प्रभाव से न्यायिक प्रक्रिया को बचाने के लिए वो कदम उठाने को तैयार हैं। बिल्कुल, ये न्यायपालिका के अपने दायरे में रहकर समाधान खोजने का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो प्रदूषण जैसे भौतिक मुद्दे पर अदालत की सीमाएं हैं, लेकिन जब बात डिजिटल दुनिया की आती है तो ऐसा लगता है कि अदालत ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। मेरा इशारा रणवीर अहलाबादिया के मामले की तरफ है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। वहाँ ऑनलाइन कंटेंट पर बहुत तीखी टिप्पणियां हुई। हाँ, यहीं पर वो विरोधाभास दिखता है जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे। देखिए, प्रदूषण के मामले में स्थापित संस्थाएं, नियम है जो शायद ठीक से काम नहीं कर रहे। लेकिन ऑनलाइन कंटेंट की दुनिया एक तरह का वाइल्ड वेस्ट है जहां नियमों की बहुत कमी है। इसीलिए सीजीआई ने गहरी चिंता जताते हुए कहा कि ये अजीब है कि कोई भी अपना चैनल शुरू कर सकता है और उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती। सही कहा। और उन्होंने जवाबदेही तय करने के लिए एक बहुत बड़ा सुझाव भी दिया, उम्र की पुष्टि के लिए आधार का इस्तेमाल। लेकिन क्या कड़े नियम बनाने और सेंसरशिप के बीच जो एक महीन रेखा है, उस पर कोई बात हुई? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, सुनवाई में सीधे तौर पर इस पर बहस नहीं हुई, लेकिन अदालत का इशारा एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तरफ था। मतलब उनका कहना था कि जब आप कोई फिल्म बनाते हैं या अखबार छापते हैं तो कुछ नियम होते हैं, कुछ जवाबदेही होती है, लेकिन ऑनलाइन दुनिया में ये पूरी तरह से गायब है। अच्छा। आधार का सुझाव शायद इसी दिशा में है कि कंटेंट बनाने वाले की एक पहचान हो, वो गुमनाम ना रहे। लेकिन हाँ, इसके प्राइवेसी और स्वतंत्रता से जुड़े पहलू बहुत जटिल हैं। कि बिन भविष्य में निश्चित रूप से बहस होगी। बिल्कुल। अच्छा, ऑनलाइन कंटेंट से ही जुड़ा कॉमेडियन समय रैना का मामला भी था जी। लेकिन वहाँ अदालत का रवैया सजा देने वाला कम और सुधार करने वाला ज्यादा लगा। हाँ, वो एक बिल्कुल अलग और रचनात्मक नजरिया था। बेंच ने समय रैना और 4 अन्य लोगों को जेल भेजने या जुर्माना लगाने के बजाय उन्हें समाज से जोड़ने का काम दिया। उन्हें आदेश दिया गया कि वे विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए फंड जुटाएं और उनकी सफलता की कहानियों को अपने कार्यक्रमों में दिखाएं। ये एक तरह की सुधारात्मक न्याय की मिसाल है। साथ ही कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही। केंद्र सरकार से कहा कि वो दिव्यांगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों से निपटने के लिए SC/ST एक्ट जैसा ही एक मजबूत कानून बनाने पर विचार करें। तो एक तरफ रेगुलेशन की बात, दूसरी तरफ सुधार की। लगता है अदालतें डिजिटल दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए अलग अलग रास्ते तलाश रही हैं। सही। अब उस विषय पे आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा, जब सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी ही कार्य प्रणाली पर सवाल उठाता है। ये बहुत ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण क्षण होते हैं। कोर्ट ने उस बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई कि जिसमें एक नई बेंच पिछली बेंच के तय किए हुए फैसले को पलट देती है। हाँ,
अदालत ने कहा कि ये न्यायिक स्थिरता और फैसलों की अंतिमता को कमजोर करता है। यहाँ पर अनुच्छेद 141 का जिक्र हुआ। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? इसका एक आम नागरिक के लिए क्या मतलब है? जरूर। देखिए, अनुच्छेद 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। इसी से एक सिद्धांत निकलता है जिसका सीधा मतलब है तय हो चुकी बातों पर टिके रहो। अगर अदालतें अपने ही पुराने फैसलों को आसानी से बदलने लगें तो कानून की एक तरह से पूर्वानुमेयता खत्म हो जाएगी। तो फिर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि नियम क्या है। ने आकर फैसला बदल दिया। वाह, ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, आम नागरिक और व्यवसायों के लिए ये एक बहुत बड़ी अनिश्चितता पैदा करता है। और संस्थाओं की प्रक्रिया और अखंडता पर सवाल सिर्फ न्यायपालिका तक ही सीमित नहीं रहे। बिहार में चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया भी सुप्रीम कोर्ट के सवालों के घेरे में आ गई। हाँ, और ये मामला भी सीधे तौर पर एक संस्था की जवाबदेही से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा किए गए मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन, SIR जिसे कहते हैं, हाँ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो उसकी वैधता पर ही सवाल उठा दिए। कोर्ट ने पूछा कि इस प्रक्रिया का संवैधानिक और कानूनी आधार क्या है। और सुनवाई में ये भी तो कहा गया कि आधार नागरिकता का पूर्ण प्रमाण नहीं है। सही कहा। और ये काम सरकारी स्कूल के शिक्षकों को बूथ स्तरीय अधिकारी यानी BLO बनाकर दिया जा रहा है। और यही याचिकाकर्ताओं की मुख्य चिंता थी। एक BLO का काम मूल रूप से मतदाता सूची को अपडेट करना है, नामों को जोड़ना या हटाना। लेकिन किसी की नागरिकता तय करना एक बहुत ही संवेदनशील और कानूनी रूप से जटिल काम है। इसके लिए एक अलग तरह की ट्रेनिंग और कानूनी समझ की जरूरत होती है। तो शिक्षकों को इस काम में लगाना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ भी प्रक्रिया पर ही सवाल है। एक और मामला जिसमें एक संस्था की प्रक्रिया पर सवाल उठा वो था अनिल देशमुख का, जिसमें CBI को अदालत की नाराजगी झेलनी पड़ी। सही। मुंबई की एक अदालत ने अनिल देशमुख भ्रष्टाचार मामले में विशेष लोक अभियोजक यानी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति में 6 महीने की देरी के लिए CBI के रवैये को सुस्त या लेथार्जिक कहा। और इस देरी से तो पूरे केस की सुनवाई पर असर पड़ता होगा। निश्चित रूप से। तो आप देख सकते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो या CBI, अदालतें संस्थागत प्रक्रियाओं को बहुत गंभीरता से ले रही हैं। दुर्घटना बीमा वाला मामला, ये सवाल तो शायद हम में से कई लोगों के मन में आया होगा। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से बहुत सीधा सवाल पूछा है कि दुर्घटना बीमा कवर का लाभ सिर्फ ऑनलाइन टिकट खरीदने वालों को ही क्यों मिलता है? हाँ, जो लोग काउंटर से टिकट खरीदते हैं उन्हें क्यों नहीं? ये समानता के अधिकार से जुड़ा एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। हो सकता है रेलवे इसे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का एक तरीका माने, लेकिन अदालत ये देख रही है कि क्या इससे यात्रियों के 2 वर्ग बन रहे हैं और क्या ये भेदभावपूर्ण है। और अधिकारों की बात हो रही है तो आजकल डीप फेक और पर्सनैलिटी राइट्स का मुद्दा भी खूब चर्चा में है। हाँ। अभिनेता अजय देवगन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश आया। हाँ, और ये दिखाता है कि कानून कैसे नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अजय देवगन को निशाना बनाने वाले एक अश्लील डीप फेक वीडियो को हटाने का आदेश दिया। ये पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन का मामला है। ये पर्सनैलिटी राइट्स का कॉन्सेप्ट काफी दिलचस्प है। क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि कोई हमारी तस्वीर इस्तेमाल नहीं कर सकता? उससे कहीं ज्यादा। पर्सनैलिटी राइट्स में आपकी आवाज, आपका नाम, आपके सिग्नेचर, आपकी पहचान से जुड़ी हर वो चीज शामिल है जिसका कोई व्यावसायिक मूल्य हो सकता है। अच्छा। अजय देवगन या जैसा कि पहले शिल्पा शेट्टी के मामले में हुआ था, ये सिर्फ उनकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल नहीं है, बल्कि उनकी पूरी पहचान और साख का उल्लंघन है, जिसे डीप फेक जैसी तकनीक और भी खतरनाक बना देती है। बिल्कुल। नागरिक अधिकारों की इस कड़ी में एक और फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट से आया, जो पारिवारिक मामलों से जुड़ा है, लेकिन उसकी टिप्पणी बहुत बड़ी है। हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पत्नी को दिए जाने वाले 2,500 रुपए के भरण पोषण को बरकरार रखते हुए कहा कि एक स्वस्थ पति को कमाना ही चाहिए, भले ही उसे इसके लिए मजदूरी क्यों न करनी पड़े। ये टिप्पणी पति की अपनी पत्नी और परिवार के प्रति जिम्मेदारी को मजबूती से स्थापित करती है। ये सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं है, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी है। अब राज्यों की ओर चलते हैं, जहां हाईकोर्ट्स भी काफी सक्रिय दिखे। मुंबई के प्रदूषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की एक अजीब दलील को खारिज कर दिया। हाँ, वो दलील वाकई में अजीब थी। सरकार ने कहा कि मुंबई की खराब हवा का कारण इथियोपिया में हुआ ज्वालामुखी विस्फोट है। इथियोपिया में? हाँ,
कोर्ट ने इसे सुरे से खारिज करते हुए कहा कि मुंबई में विजिबिलिटी यानी दृश्यता ज्वालामुखी फटने से बहुत पहले से ही खराब थी। ये दिखाता है कि अदालतें अब ऐसी सतही दलीलों को स्वीकार नहीं कर रही हैं और ठोस जवाब दी जाती है। बॉम्बे हाई कोर्ट में ही अभिनेत्री दिशा सालियान की मौत का मामला भी उठा, जिसमें 5 साल बाद भी जांच पूरी नहीं हुई है। जी, कोर्ट ने मुंबई पुलिस से यही सवाल किया कि जांच पूरी होने में इतनी देरी क्यों हो रही है। दिसंबर 2023 में एक SIT बनाई गई थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। हाँ, विशेष जांच दल, लेकिन उसने भी अब तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। कोर्ट ने पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मतलब अदालतें जांच एजेंसियों को उनकी जिम्मेदारी याद दिला रही हैं। सही कहा। केरल से भी एक हाई प्रोफाइल मामले में अपडेट है, जिसमें अभिनेता दिलीप आरोपी हैं। हाँ, केरल की चर्चित अभिनेत्री उत्पीड़न मामले में अब फैसले की तारीख तय हो गई है। 8 दिसंबर को अदालत अपना फैसला सुनाएगी। इस पर पूरे देश की नजर है। बिल्कुल। तो इन तमाम केस स्टडीज के बीच इस हफ्ते संविधान दिवस भी मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति और CJI ने कुछ बड़ी बातें कही जो भविष्य की दिशा तय कर सकती हैं। बिल्कुल। राष्ट्रपति ने संविधान को एक जीवंत दस्तावेज और नारी शक्ति को बढ़ावा देने वाला बताया, लेकिन CJI सूर्यकांत ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने न्यायपालिका में एकरूपता और पूर्वानुमेयता लाने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक नीति यानी नेशनल जुडिशियल पॉलिसी की आवश्यकता पर जोर दिया। एक राष्ट्रीय न्यायिक नीति, इसका क्या मतलब होगा? क्या इससे कुछ बदलेगा? इसका मतलब बहुत बड़ा हो सकता है। देखिए, आज देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में प्रक्रियाएं थोड़ी अलग हो सकती हैं। एक राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य पूरे देश की न्यायपालिका के लिए एक समान मानक तय करना हो सकता है, चाहे वो केस मैनेजमेंट हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो या जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया हो। तो ये उस न्यायिक स्थिरता वाली बहस से भी जुड़ता है जिसकी बात हमने पहले की थी। हाँ, इसका लक्ष्य है कि न्याय पाना नागरिक के लिए ज्यादा अनुमानित और सुलभ हो। और अंत में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर, जिसने शायद कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की नींद उड़ा दी होगी। ये वाकई एक जबरदस्त फैसला है। एक अकेले छात्र की शिकायत पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश की निजी, गैर सरकारी और डीम्ड विश्वविद्यालयों की व्यापक जांच का आदेश दे दिया है। पूरे देश की? हाँ, अब केंद्र, राज्यों और UGC को इन सभी संस्थानों की उत्पत्ति, उनके शासन, उनके फाइनेंस और वो नियमों का कितना पालन कर रहे हैं, इस पर हलफनामा देना होगा। ये तो अभूतपूर्व है। एक शिकायत पर पूरे देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जांच। हाँ, ये दिखाता है कि अदालत शिक्षा के व्यावसायीकरण को लेकर कितनी चिंतित है और अगर जरूरत पड़ी तो वो पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए बड़े कदम उठाने से भी नहीं हिचकिचाएगी। तो आज हमने देखा कि कैसे हमारी अदालतें प्रदूषण और ऑनलाइन कंटेंट जैसे सामाजिक मुद्दों से लेकर खुद न्यायिक व्यवस्था की अखंडता और चुनावी प्रक्रिया जैसे गंभीर विषयों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अदालतें अब केवल पारंपरिक कानूनी विवादों तक सीमित नहीं हैं। वो समाज को प्रभावित करने वाले हर बड़े मुद्दे पर एक प्रहरी की भूमिका निभा रही हैं, चाहे वो पर्यावरण हो, टेक्नोलॉजी हो, शिक्षा हो या फिर संस्थाओं की पारदर्शिता। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, जब सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि उनके पास हर समस्या के लिए जादू की छड़ी नहीं है, तो प्रदूषण, ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन या ऐसी ही अन्य जटिल समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए वैज्ञानिक समुदाय, सरकार और समाज के तौर पर हमारी सामूहिक जिम्मेदारी क्या और कैसी होनी चाहिए? कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज की इस खास पेशकश से जुड़ने के लिए धन्यवाद।